डॉट है। तो चलिए फिर अब इनके बारे में जो बैकग्राउंड थी वो तो हमने जान ली। अब हम जो इनके अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में एक साइड से डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। तो सेकंड बीसी में करिकाल जो था इस चोल वंश का आदि प्रवर्तक था, या कह सकते हैं कि चोल वंश को बिल्कुल शुरुआत में संगठित करने वाला जो था वो करिकाल था। संगम युग से भी पहले हुआ, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है ना। आप मैंने बताया ना, अशोक दक्षिण में अपने सीमावर्ती राज्य किन्हें कहता, चेरपुत्र चोलपुत्र सत्यपुत्र को, तो ये वही चोल थे। तो करिकाल ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चोल वंश की फाउंडेशन की और इसने एक युद्ध लड़ा जिसको कहते हैं वेणी का युद्ध। जैसे आप लोग वैदिक संस्कृति पढ़ते हैं ना, तो उसमें पढ़ते हैं दाशराग्य युद्ध पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह से ये वेणी के युद्ध में इसने 13 राजाओं के संघ को हराया था। दासराज युद्ध में जो 10 राजाओं का युद्ध था, इसने हराया था 13 राजाओं के संघ को। और ये 13 राज्य कौन थे? पांड्य और चेर। पांड्य और चेरों के जो अलग अलग थे, छोटे छोटे सामंती जमींदार टाइप के थे, इन सब ने मिलकर के इस पर हमला किया, लेकिन इसने वेणी के युद्ध में इन्हें हरा दिया। इसके अलावा इसने लंका को भी जीता, लंका को भी विजय किया, ठीक है साहब। अब उसके बाद सेकंड बीसी में करिकाल का जो युग था वो चोलों के उत्थान का युग था, लेकिन उसके मरने के बाद धीरे धीरे चोल वंश का वहाँ पर तमिलनाडु में पतन होने लगा। और उसके बाद फिर ये पल्लव पांड्य चेर जो हैं इनके छोटे मोटे जमींदार जागीरदार या सामंत बन करके रह गए। लेकिन बाद में अब संघर्ष का युग कब तक चला? करिकाल के बाद मैंने लिखा ना, पल्लव पांड्यों के कारण 9वीं शताब्दी तक ये जो हैं नेपथ्य में पड़े रहे, हाशिए पे चले गए। तो ये जो समय है इनके अंधकार का युग कहलाता है। करिकाल के बाद कोई भी ऐसा राजा पावरफुल हुआ नहीं जो अपने आसपास के दुश्मनों को हरा सके या उनसे लोहा ले सके या उनसे संघर्ष कर सके। तो धीरे धीरे इनके जो वारिस थे उन्होंने सिर झुकाना स्वीकार कर लिया। ये बिल्कुल उसी तरह से आप कह सकते हो कि जब मुगल आए या तुर्क आए, तो कुछ एक जो हमारे राजपूत थे वो उनसे संघर्ष करते रहे, उसमें राणा प्रताप भी हैं। लेकिन ज़्यादातर राजपूतों ने, चाहे वो तुर्क हों चाहे वो मुग़ल हों और उसके बाद फिर वो अंग्रेज़ हों, उनके सामने हथियार डाल दिए या उनकी अधीनता मान ली, तो उसी और उनके सामंत बन गए, उनके इक़्तिदार सूबेदार बन गए। यानी कि उनका जो अपना पृथक स्वतंत्र अस्तित्व था वो ख़त्म हो गया। अस्तित्व बना रहा लेकिन जो स्वतंत्र अस्तित्व था राजपूतों का वो ख़त्म हो गया। जैसे आप कह सकते हैं ना, हमारी देसी रियासतें तो नाम मात्र के लिए तो ये स्वतंत्र थी, लेकिन अल्टीमेट पावर जो थी, सुप्रीम पावर जो थी, वो कौन थी? अंग्रेज थी। तो उसी तरह से यहाँ पर जो सुप्रीम पावर हो गई अब वो हो गई पल्लव और पांड्य। अब ये जो चोल थे इनके जो भी वारिस रहे 700-800 सालों तक, वो केवल इनके छोटे मोटे सामंत या जमींदार या जागीरदार बने रहे। इसीलिए चोल इतिहास में करिकाल के बाद के समय को 9वीं शताब्दी तक कहा जाता है अंधकार का युग। उसके बाद नया राजा आता है विजयालय। विजयालय का जो समय है 850 ईस्वी सन से 871 ईस्वी सन तक का है। 850 एडी से 871 तक जो है विजयालय ने राज किया है। इसके समय को कहते हैं पुनरुत्थान का युग, ठीक है ना। जैसे अभी हम लोग पढ़ा रहे थे ना आपको कि हमीर देव, मेवाड़ को सबसे पहले तुर्कों से किसने आज़ाद किया? हमीर देव ने आज़ाद किया। तो यहीं से फिर मेवाड़ का जो पुनरुत्थान का युग शुरू हो गया था। तो उसी तरह से दक्षिण भारत के इतिहास में चोलों का जो पुनरुत्थान का युग शुरू होता है वो विजयालय के समय में हुआ है। विजयालय का जो समय है वो 850 से 871 एडी तक का है। इसकी जो खास उपलब्धि रही है वो ये रही है कि पल्लव और पांड्य, इसे मौका कैसे मिला? पल्लव और पांड्य जो थे इस समय आपस में लड़ने लगे थे और आपस में लड़ के ये कमज़ोर हो रहे थे। पल्लव पांड्य लड़ रहे थे, चालुक्य भी आपस में लड़ रहे थे। तो दक्षिण भारत के जो पावरफुल लोग थे या पावरफुल शक्तियाँ थीं वो आपस में लड़ रही थीं। इसका फ़ायदा मिला विजयालय को और इसने धीरे धीरे अपने एम्पायर को बढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने लिखा भी है ना, पल्लव और पांड्यों के झगड़े का फ़ायदा उठा करके इसने तंजौर जीत लिया। तंजौर या थंजावुर एक ही बात है, ठीक है ना। तंजौर को जीत लिया, ठीक है। उसके बाद इसका बेटा आता है आदित्य फर्स्ट। इसने भी पल्लव को हराया। पल्लवों को बता चुका हूँ आपको पल्लवों के बारे में। इसने भी पल्लवों को हराया और पल्लवों को हराने के बाद इसने तोंडेमंडल, तमिलनाडु में तोंडेमंडल जीता, ठीक है साहब। इसने तमिलनाडु में पल्लवों को तोंडेमंडल में हराया और पांड्यों से हरा करके उनसे छीन लिया कोंगू का प्रदेश। तोंडेमंडल किससे जीता? पल्लवों से। और कोंगू का प्रदेश किससे जीता? पांड्यों से, ठीक है। अच्छा, पांड्य जो है भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रहने वाली शक्ति है। ये आपको मेडिवल एज तक मिलेंगे। जब हमले हुए थे ना अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर, तो केवल एक पांड्य वंश ऐसा था जिसने उसकी अधीनता नहीं मानी थी। उसके बाद आता है परांतक फर्स्ट। परांतक फर्स्ट का जो समय है वो 907 से 953 तक का है। इसने पल्लवों को बिल्कुल समाप्त कर दिया। इसके बाद आपको भारतीय इतिहास में पल्लव दिखाई नहीं देंगे।
पल्लव वंश जो है खत्म हो गया। सवाल भी आता है कि पल्लवों का अंततोगत्वा सफाया किसने किया, या पल्लव की शक्ति को समूल नष्ट किसने किया? चोलों ने किया। और कौन सा चोल राजा था? परांतक फर्स्ट। परांतक फर्स्ट का समय है 960 से 953। पल्लवों को इसने मिटा दिया, पांड्यों का सफाया कर दिया। हालांकि पांडे फिर भी बचे रहे, पल्लव फिर सिर ना उठा सके, लेकिन पांडे जो थे वो छिटपुट बचे रहे, और फिर जब उन्हें मौका मिला तो फिर वो शक्तिशाली हो गए थे। लेकिन अभी होता क्या है कि महाराष्ट्र और में, खास करके महाराष्ट्र में राज करने वाली जो शक्ति राष्ट्रकूट थी, जिसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ पुराने वीडियो में, आप लोग पिछले पार्ट इस वीडियो को जरूर देखें। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण थर्ड ने तोंडेमंडल जो है हरा दिया। किसको हरा दिया? परांतक फर्स्ट को। तोंडेमंडल कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है ना। जो चोलों का जो मूल प्रदेश है ना, चोलों का जो मूल प्रदेश है कोरोमंडल या तोंडमंडल, तोंडेमंडल जो आप देते हैं ना, कोरोमंडल कोस्ट या कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश तो तमिलनाडु में, वही चोलों का मूल एरिया है। वहीं से चोलों ने शुरुआत, जैसे कि तुर्कों का मूल एरिया कहाँ था? अफगानिस्तान में, गोर गजनी। तो उसी तरह से चोलों का जो मूल एरिया था वो तोंडेमंडल था। तो परांतक फर्स्ट ने तोंडेमंडल, आदित्य फर्स्ट ने तोंडेमंडल जीत लिया, पांड्यों को भी हरा दिया। लेकिन उसके बाद परांतक फर्स्ट जो आता है, इसने पल्लवों को तो सफाई कर दिया, पांड्यों को भी हराया, लेकिन ये राष्ट्रकूट राजा कृष्ण थर्ड के सामने कमजोर सिद्ध हो गया, या 19 सिद्ध हो गया। 19 नहीं 18 सिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण थर्ड ने तोंडेमंडल ध्वस्त किया और चोल शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। चोल एक बार जो थे फिर से हाशिए पर चले गए। किसके समय में? परांतक फर्स्ट के आखिरी समय में। किसकी वजह से? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण थर्ड की वजह से, ठीक है। अब परांतक सेकंड का जो समय आता है, इसने फिर से राष्ट्रकूटों को कहाँ से खदेड़ दिया? तोंडेमंडल से। खदेड़ने का मतलब ये है राष्ट्रकूटों को खत्म नहीं किया, लेकिन उसने अपने इलाके जो थे फिर से वापस पा लिए और राष्ट्रकूटों को उनके एम्पायर में वापस धकेल दिया। किसने? परांतक सेकंड ने। अब उसके बाद राजा फर्स्ट का जो समय आता है, यहाँ से जो राजकाज शुरू होता है, इसे हम कहते हैं चोल इतिहास में महान राजाओं का युग, जो शुरू होता है राजा फर्स्ट से, ठीक है ना। फाउंडेशन किसने की? करिकाल ने। फिर अंधकार का युग, फिर उत्थान का युग कब आया? पुनरुत्थान का युग विजयालय से। विजयालय, आदित्य फर्स्ट, परांतक सेकंड। उसके बाद जब राजा फर्स्ट बनता है 985 से 1014 के बीच में इसने राज किया, है ना। महमूद गजनवी के हमले कब हुए थे भारत पर? 1027 या 26 या 1027 तक। ये 27 साल का जो अरसा था जब महमूद गजनवी भारत पर हमले कर रहा था ना, तो लगभग उसी दौर में दक्षिण भारत में राजा फर्स्ट या चोलों का उभार हो रहा था। देखिए, राजा फर्स्ट इतना ताकतवर राजा था, तंजौर या थंजावुर से इसका एक अभिलेख मिला है जिसमें राजा फर्स्ट के गुणगान किए गए हैं। उसमें क्या लिखा गया है कि इसने 7.5 लाख की सेना लेकर के अनेक युद्ध जीते। मतलब कितनी सेना थी इसके पास? 7.5 लाख की। इतनी विशाल सेना तो अलाउद्दीन खिलजी के पास भी नहीं थी, एमबीटी के पास भी नहीं थी, औरंगजेब के पास भी नहीं थी, जितनी विशाल सेना इसके पास थी। हालांकि इसमें जल सेना, थल सेना, नौसेना, जल सेना नौसेना एक ही बात हुई, नौसेना थल सेना दोनों ही शामिल थी। तो तंजौर अभिलेख राजा फर्स्ट का गुणगान करता है, कहता है कि इसने 7.5 लाख की सेना लेकर अनेक युद्ध जीते, 12,000 प्राचीन द्वीपों के स्वामी, महाशक्तिशाली सिंगलों के प्रदेशों को जीता। सिंगल कौन हुए? श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? सिंगल द्वीप। श्रीलंका और उसके आसपास बहुत सारे आइलैंड हैं। तो ये कहता है सिंगली राजा को, उस समय का जो सिंगली राजा है, तंजौर अभिलेख क्या कहता है? 12,000 प्राचीन द्वीपों का स्वामी। उसने कहा 7.5 लाख की सेना लेकर इसने अनेक युद्ध जीते, 12,000 प्राचीन द्वीपों के स्वामी, महाशक्तिशाली सिंगलों के प्रदेशों को जीता, जो श्रीलंका को जीत लिया, ठीक है ना। शैली, अच्छा ये शैलियों क्या है? ये दक्षिण पूर्व एशिया में, मलेशिया, कंबोडिया वगैरह में जो शैलेंद्र वंश का राज था, उसे हम कहते हैं शैली। शैलेंद्र वंश या शैल भी कहते हैं उसको, या शैली भी कहते हैं। तो कहता है कि इसने शैलियों के गौरव को उस समय नष्ट किया जब सर्वस्त्र उनकी पूजा होती थी। यानी कि इसकी सेनाएं कहाँ पहुँच गई थी? दक्षिण पूर्व एशिया में, मलेशिया का पुराना नाम क्या है? मलाया, ठीक है ना। तो मलाया तक ये पहुंच गए थे। शैलियों के गौरव को उस समय नष्ट किया जब सर्वस्त्र उनकी पूजा होती थी। पांड्यों से पुणे मदुरै जीता। मैंने अभी कहा ना, पांड्यों को हरा तो दिया है, लेकिन पांड्य साफ नहीं हुए। अब ये परांतक सेकंड के समय जब कमजोरी आई होगी तो इसका फायदा पांड्यों ने उठाया और मदुरै को फिर से जीत लिया, है ना। पांड्यों का मूल प्रदेश क्या था? मदुरै था, है ना। जो बैगाई नदी की वैली है वो पांड्यों का मूल प्रदेश था, और जो चेर हैं वो मालाबार में थे। तो ये कहता है कि इसने पांड्यों से फिर से मदुरै जीता, और चेर कहाँ हुए? केरल में, मैं आपको बता चुका हूँ। चेरों की नौसेना को त्रिवेंद्रम में नष्ट किया। सवाल आता है कि किसने चोर नौसेना बेड़े को अरब सागर में डुबो दिया? तो ये राजा फर्स्ट था। कहाँ पर? त्रिवेंद्रम में, ठीक है ना। चेरों की नौसेना को त्रिवेंद्रम में नष्ट किया, कर्नाटक को जीता, उत्तरी लंका का विलय कर लिया। कर्नाटक का विलय किया और उत्तरी लंका
जो आज का कर्नाटक है वो, और जो उत्तरी लंका, उत्तर और दक्षिण दो हिस्सों में बांट दो आप, तो उत्तरी लंका को राजराजा फर्स्ट ने न केवल जीत लिया बल्कि अपने एम्पायर में मिला लिया। पश्चिमी गंगों को हराया, मैं बता चुका हूँ पश्चिमी गंग कहाँ है, पश्चिमी गंगों को हराया, पश्चिमी चालुक्य और मालदीव को भी हराया। यानी कि इसके आसपास की जितनी पावर थी, राष्ट्रकूटों का जिक्र नहीं होता है, लेकिन बाकी इसके आसपास की जितनी पावर थी, तंजौर अभिलेख ये कहता है कि उसने सबको हरा दिया, जिसमें मालदीव भी शामिल था। इसके अलावा उत्तरी श्रीलंका की विजय को पूरा किया था इसके बेटे ने, जो बाद में आएगा। अच्छा, अब राजेंद्र फर्स्ट, अब देखो महान राजाओं का युग कहाँ शुरू होता है, राजा फर्स्ट से, उसके बाद आता है राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट का जो समय है वो है 1014 से 1044 तक का। राजेंद्र फर्स्ट का समय 1014 से 1044 तक। ये चोल वंश में सबसे शक्तिशाली और सबसे महान राजा कहा जाता है। जैसे सल्तनत में हम एडीके को सबसे शक्तिशाली कहते हैं ना, तो उसी तरह से चोल वंश में, जैसे विजयनगर में कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली कहते हैं, तो चोल एम्पायर में, चोल वंश में सबसे शक्तिशाली राजा जो था वो ये था राजेंद्र फर्स्ट। ये कृष्णदेव राय से भी ज़्यादा शक्तिशाली था क्योंकि इसने श्रीलंका को भी जीत लिया था। तो राजेंद्र फर्स्ट जो है राजा फर्स्ट का बेटा था। 30 साल 1014 से 1044 तक इसने राज किया। ये न केवल चोल वंश का बल्कि दक्षिण भारत का भी, भारतीय इतिहास में दक्षिण भारत का भी सबसे पावरफुल राजा है। इसने लंका की विजय को पूरा किया। उत्तरी लंका को किसने जीता था, इसके पिता राजा ने। इसने लंका की विजय को पूरा किया, चेर पांड्य विजय पूरी की, यानी कि चेरों और पांड्यों को ध्वस्त कर दिया। समझ रहे ना, चेर बिल्कुल समाप्त हो गए। इसके बाद चेर जो है दिखाई नहीं देते। पांड्य हालांकि छिटपुट स्थिति में बने रहे और उन्हें जब भी मौका मिला सिर उठाने का वो फिर से सामने आ जाते थे। चेर और पांड्य विजय को पूरा किया। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि चेरों और पांड्यों को पूरी तरह किसने हराया, तो राजेंद्र फर्स्ट ने। और अगर आपसे पूछे कि पल्लवों का सफाया किसने किया, पल्लवों का सफाया किसने किया, परांतक फर्स्ट ने। बेटा ये याद करने पड़ेंगे, है ना, हाँ ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये सबसे ज़्यादा जो फेमस है पूर्वी भारत अभियान के लिए फेमस है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना मैप में, पाल वंश कहाँ पर है, उड़ीसा कहाँ पर बताया ना, गोदावरी बस्तर कहाँ पर है। तो इसने क्या किया, अपने साथ एक विशाल सेना इसने ली जिसमें हाथी घोड़े भी थे तो नावें भी थीं, यानी कि थल सेना और नौ सेना को अपने इसने साथ लिया। एक सेना समुद्र के रास्ते से तो एक सेना ज़मीन के रास्ते से चल पड़ी। इसने बस्तर के जंगलों को पार किया, उड़ीसा को पार किया, गोदावरी नदी को पार किया और इस तरह से पहुंच गया ये पश्चिम बंगाल। बंगाल की खाड़ी से होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंच गया और वहाँ के उस समय पाल वंश के पावरफुल राजा, मैंने यहाँ नाम भी लिखा महिपाल, बस्तर उड़ीसा को पार किया और बंगाल में महिपाल को इसने हरा दिया। और उसको हराने के बाद उसका विलय नहीं हुआ, उसको हराने के बाद वहाँ से इसकी सेना वापस आ गई गंगा जी का पानी लेकर के, गंगा जी का जल लेकर के इसकी सेना जो है वापस लौटी। इसके बाद वापस आने के बाद इसने तमिलनाडु में एक नया शहर बसाया, गंगैकोंडचोलपुरम, नया शहर बसाया। शायद मैंने यहाँ लिखा भी होगा, हाँ मैंने लिखा गंगैकोंडचोलपुरम शहर, कैपिटल और टाइटल। इसको हराने के बाद इसने तमिलनाडु में गंगैकोंडचोलपुरम के नाम से एक नया शहर बसाया। इसने खुद टाइटल भी लिया गंगैकोंडचोलपुरम का और इस नए शहर को इसने तंजौर की जगह अपनी नई राजधानी बनाया। इसी ने आप कह सकते हैं कि एक्चुअली इसी ने बंगाल की खाड़ी को चोल ने सेना की झील बना दिया था। कहते हैं ना कि किस वंश ने बंगाल की खाड़ी को अपनी झील बना दिया था, या किस वंश की नौसेना ने बंगाल की खाड़ी को अपनी झील बना दिया था, तो चोलों की नौसेना थी। हालांकि ये मिशन राजा फर्स्ट के समय में शुरू हो गए थे, लेकिन राजेंद्र फर्स्ट जो था इस एम्पायर को पीक पर ले गया था। ठीक है ना, आगे चलें। उस समय राजेंद्र फर्स्ट के समय में शैलेंद्र वंश का जो राजा था, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो राजा था वो था संग्राम राजा विजयतुंग वर्मा। इसको भी हराया और हरा करके मलय प्रायद्वीप में एक जगह है कदारम, उसको कब्जा लिया। मलय प्रायद्वीप क्या हुआ, मलेशिया, यहाँ पर कदारम को इसने कब्जा लिया। तो आपसे पूछ सकता है कि शैलेंद्र वंश का राजा इस समय कौन था, संग्राम राजा विजयतुंग वर्मा, इसको हराया। ठीक है साहब। नई राजधानी कौन सी हुई, गंगैकोंडचोलपुरम। इसने बहुत से मंदिर बनाए, बहुत से महल बनाए और वहाँ पर स्पेशली गंगैकोंडचोलपुरम में पानी की सप्लाई के लिए विशेष व्यवस्थाएं की। एक बार सवाल आया था कि गंगैकोंडचोलपुरम में जलापूर्ति के लिए किसने व्यवस्था की थी, राजेंद्र चोल ने की थी। अब राजेंद्र चोल दो हैं, ये राजेंद्र चोल फर्स्ट है, फिर एक सेकंड आएगा। ठीक है। अब इसने चीन को दूत भेजे अपने, यानी कि चीन से कूटनीतिक संबंध बनाए। चोलों का ये सबसे पावरफुल राजा था, दक्षिण भारत का सबसे पावरफुल राजा था। दक्षिण भारत में इसी के समय राजा और इसके समय अगर एक पूछे तो राजेंद्र फर्स्ट के समय में नर्मदा नदी से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक, नर्मदा नदी से लेकर के तूतीकोरिन तक और उधर बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक, यानी कि पूरे के पूरे दक्षिण भारत का जो एकीकरण हुआ है वो चोलों के समय में हुआ है।
राजराजा फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट को इसके लिए हम क्रेडिट देंगे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल रहा वो राजेंद्र फर्स्ट का रहा। तो ये न केवल दक्षिण भारत का बल्कि हम कहें कि भारतीय हिंदू राजाओं में भी ये सबसे शक्तिशाली था, ठीक है ना। हालांकि इसमें विवाद हैं, कोई पुलकेशिन सेकंड को भी कह सकता है, कोई हर्ष को भी कह सकता है, कोई शिवाजी महाराज को भी कह सकता है, लेकिन ये निर्विवाद ये है कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था। चाहे वो हिंदू राजा हों या मुस्लिम राजा हों, कोई भी हों, दक्षिण भारत का ये सबसे शक्तिशाली राजा था। चोल वंश दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली वंश था। मैं इस बात पर बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग कृष्णदेवराय और विजयनगर में कन्फ्यूज हो जाओगे। तो चोल वंश, राजेंद्र फर्स्ट, ये दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुए और इन्होंने ही पूरे के पूरे दक्षिण भारत को एक किया, क्योंकि विजयनगर जो है बहमनो, बीदर, बरार, इन गोलकुंडा इनको नहीं हरा पाया था। खैर इनका अस्तित्व बाद में आया है, लेकिन चोलों ने नर्मदा के पार के सारे हिस्से को एक बार कब्जा लिया था। हालांकि पूरे हिस्से पर वो कब्जा बरकरार ना रख सके। तो इसने चोलों को सबसे सशक्त और विस्तृत हिंदू साम्राज्य बनाया था। इसने पश्चिमी चालुक्यों से वनवासी जीता। वनवासी मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पर है। पश्चिमी चालुक्यों से इसने वनवासी और मान्य खेत जीते। ये मान्य आप पढ़ना पाओगे, मान्य खेत जीता इसने। इसके अलावा पश्चिमी चालुक्यों की जो राजधानी थी कल्याणी, उसको भी खत्म कर दिया। करंदे नाम से एक दानपत्र लेख मिलता है, जैसे ना पूना ताम्रपत्र लेख है ना प्रभावती गुप्ता का, वो भी दानपत्र लेख है। तो उसी तरह से करंदे से मिला है, तो इसको हम कह देते हैं करंदे दानपत्र लेख। ये राजेंद्र फर्स्ट से संबंधित है, चोल राजा राजेंद्र फर्स्ट से संबंधित है। इसमें इसका गुणगान किया गया है। इसने विशाल सेना लेकर सिंगली राजा महेंद्र पंचम को हराया, यानी कि श्रीलंका का, देखो इसके समय में शैलेंद्र वंश का राजा कौन है? संग्राम राजा विजयतुंग वर्मा। और श्रीलंका या सिंघल राजा कौन है? महेंद्र पंचम। इसने विशाल सेना लेकर सिंगली राजा महेंद्र पंचम को हराया और उसके राज मुकुट सहित समस्त कोस पर कब्जा कर लिया। इसने महेंद्र पंचम को न केवल हराया बल्कि उसे बंदी ही बना लिया था। बाद में उसकी मौत हो गई थी, श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को, और पूरे के पूरे श्रीलंका को चोल एम्पायर में मिला लिया था। पूरे श्रीलंका को चोल एम्पायर में मिला लिया था, ठीक है ना। अब इस घटना का जो बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है महावंश, उसमें भी जिक्र है, कहाँ भाई ये बात है, यानी कि महावंश भी इसकी पुष्टि करता है। लेकिन जब ये बूढ़ा हुआ, वृद्धावस्था में बगावतें शुरू हो गई। हालांकि इसकी सेना पावरफुल रही थी, और लेकिन वृद्धावस्था में इसके साम्राज्य की सीमाओं के आसपास, चाहे वो चेर रहे हों, पांड्य रहे हों, राष्ट्रकूट रहे हों या चालुक्य रहे हों, उन्होंने धीरे धीरे बगावत करनी शुरू कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है, इसके बाद जो राजा बना चोल राजा राजाधिराज, वो चालुक्यों से हारा। चोल राजा राजाधिराज जो है वो चालुक्यों से हार गया था, इसके बाद राजा बना था। फिर राजेंद्र सेकंड का समय आता है। इसका समय है 1052 से 1064 तक, 12 साल जो इसने राज किया। अब इसके समय में चोल चालुक्य संघर्ष जो है वो और तेज हो गया। मुझे ये नहीं, देखो संघर्ष तो यहीं पर शुरू हो गया, चालुक्यों से हारा तो संघर्ष तो यहीं शुरू हो गया। चोल चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हो गया इसके समय में। तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि राजेंद्र सेकंड के समय में चोल चालुक्य संघर्ष जो है कि शुरू हुआ। हम कहेंगे संघर्ष जो है और ग्रो हो गया। ग्रो माने बढ़ गया। इसके समय में, किसके समय में? राजेंद्र सेकंड के समय में चोल चालुक्य संघर्ष जो था वो और भी बढ़ गया। अब राजेंद्र सेकंड का जो पुत्र था वीर राजेंद्र, इसने चालुक्यों को फिर से हरा दिया। अभी देखें ना, राजाधिराज के समय में चालुक्य जो हैं चोलों को हरा चुके हैं, उनसे उनका बहुत सा इलाका छीन चुके हैं। लेकिन अब राजेंद्र सेकंड के बेटे वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को फिर से हरा दिया, और अब जाकर के चोल एम्पायर जो था वो अपने पीक पर पहुंच गया, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। आप कहोगे कि साहब कि सबसे पावरफुल कौन था? सबसे पावरफुल चोल कौन था? राजेंद्र चोल फर्स्ट। और किसने अपने एम्पायर को पीक पर पहुंचाया? राजेंद्र चोल फर्स्ट ने। अब कहोगे सर आपने तो ये कह दिया कि राजेंद्र सेकंड के समय में जो चोल साम्राज्य था वो अपने पीक पर पहुंच गया। तो जो छोटे मोटे इलाके अभी भी बचे थे, जैसे राजेंद्र फर्स्ट के समय बगावतें शुरू हो गई थी, तो अब राजेंद्र चोल सेकंड के समय में वो भी दरकिनार कर दी गई, यानी कि उन्हें भी ध्वस्त कर दिया गया। तो अगर आपसे ये सवाल पूछे कि चोल एम्पायर में सबसे पावरफुल राजा कौन था, तो नो डाउट राजेंद्र फर्स्ट चोल। चोल एम्पायर अपनी सीमाओं में सबसे पीक पर किसके समय पहुंचा? तो राजेंद्र चोल सेकंड, ठीक है, समझ रहे हैं ना। दक्षिण भारत का, चोल वंश का, दक्षिण भारत के हिंदू साम्राज्यों में सबसे ताकतवर राजा राजेंद्र फर्स्ट चोल और सबसे ताकतवर वंश चोल वंश, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई चोल एम्पायर अपने पीक पर कब पहुंचा, तो राजेंद्र चोल सेकंड। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कहेंगे कि मुगलों में सबसे पावरफुल कौन था?
अकबर। लेकिन मुगल एम्पायर अपने पीक पर कब पहुंचा? औरंगजेब के समय में। उसी तरह से सल्तनत में सबसे पावरफुल कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार किसके समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मराठों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन था? शिवाजी। लेकिन मराठा एम्पायर अपने पीक पर कौन पहुंचा? पेशवा बालाजी बाजीराव के समय में। क्लियर है? हाँ। तो उसी तरह से राजेंद्र फर्स्ट चोलों में सबसे पावरफुल था, लेकिन इसकी सीमाओं का विस्तार सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो राजेंद्र सेकंड के समय हुआ। क्लियर है बेटा? हैं? ठीक है, चलिए। लेकिन बाद में चालुक्यों से दोस्ती हो गई, और बाद में चालुक्यों से दोस्ती हो गई। अब यहाँ पे लिखते हैं ना, कुलोत्तुंग फर्स्ट जो है पहला चोल चालुक्य राजा था। अब किताब में लिख दिया और लिख के चल दिया, राइटर लिख दिया और लिख के चल दिया कि पहला चोल चालुक्य राजा जो था वो कुलोत्तुंग फर्स्ट था। तो इसका मतलब क्या है कि चोल और चालुक्य में दोस्ती हो गई, वैवाहिक संबंध हुए होंगे, फिर कोई संतान पैदा हुई होगी, है ना? ना, ऐसा नहीं है। एक्चुअली कुलोत्तुंग फर्स्ट ने किया था, चालुक्य राज को जीत लिया था और एक तरह से उसे अपना अधीनस्थ राज बना लिया था, जैसे अकबर ने राजपूतों को अपना अधीनस्थ राज बना लिया था। तो अब चोलों की राजधानी तो वही रही, गंगे चोलपुरम हो या तंजौर हो या तंजावुर हो, लेकिन चालुक्य एम्पायर उसके साम्राज्य मिल गया। लेकिन क्या था ना, जैसे कि एम्पायर को मिला तो लिया, लेकिन चालुक्यों को एक तरह से थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे दी गई थी। जैसे कहते हैं ना पूर्ण विलय, एक तो पूर्ण विलय हो गया, खालसा मिला लिया साहब, तो खालसा मिला लिया तो पूर्ण विलय हो गया। पूर्ण विलय से बचा गया, लेकिन उन्हें अपना अधीनस्थ बना लिया गया। तो ऐसा करने वाला जो पहला राजा था वो कुलोत्तुंग फर्स्ट था, या चोल और चालुक्य दोनों प्रदेशों पर राज करने वाला जो पहला राजा था वो कुलोत्तुंग फर्स्ट था। इसीलिए कहते हैं कि चोल चालुक्य वंश का जो पहला राजा था वो कुलोत्तुंग फर्स्ट था, है ना? आप लोग इतिहास में ना, प्राचीन इतिहास में यही तो दिक्कत होती है ना, कि बुक्स में हम पढ़ लिया लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। समझ गए ना साहब? तो कुलोत्तुंग फर्स्ट चोल राजा ही था, लेकिन इसने चालुक्यों पर भी कब्जा कर लिया। तो ये ऐसा पहला राजा था जिसने चोल चालुक्य दोनों सीमाओं पर राज किया। इसलिए हम कह देते हैं कि पहला चोल चालुक्य राजा कौन हो गया? कुलोत्तुंग फर्स्ट हो गया। ठीक है, आगे चलें। कुलोत्तुंग फर्स्ट जो था पहला चोल चालुक्य राजा था, इसने पांड्य, केरल, कलिंग चालुक्यों को दबाए रखा। देखा मैंने लिखा ना, दबाए रखा। अब देखो, एक तो होता है विलय कर लेना और एक होता है दबाए रखा। देखो, राजपूतों को अकबर ने दबाए रखा, है ना? विलय तो पूरी तरह से हुआ ही नहीं। विलय तो औरंगजेब के समय भी नहीं हुआ, और जब औरंगजेब ने पूरी तरह से उन्हें हड़पना चाहा, अस्तित्व ही समाप्त करना चाहा, तो बगावतें शुरू हो गई। मुगलों के खिलाफ सबसे पहले किस मुगल रियासत ने बगावत की थी? औरंगजेब के खिलाफ। आप बताएं, सबसे पहले किस मुगल रियासत ने औरंगजेब के खिलाफ बगावत की थी? आप बताएं प्लीज, आप बताएं, आप बताएं। आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं आपको अभी बताऊंगा, चलती वीडियो में नहीं बताऊंगा। आप लोग नोट कर लेना, बाद में बता दूंगा, ठीक है ना? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिसको भी पता है, ठीक है? आगे चलें। और गूगल सर्च मत करना, गूगल सर्च तो मेरे बच्चे भी कर लेंगे, यहाँ जो सामने बैठे हैं आप भी मेरे बच्चे हो। गूगल सर्च मत करना। अगर आपको पता है देखते देखते वीडियो, तो तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है? श्रीलंका से इसने दोस्ती की। श्रीलंका से मित्रता का मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि राजेंद्र चोल फर्स्ट ने श्रीलंका विजय को तो पूरा तो कर लिया था, लेकिन हुआ क्या ना, कि जो महेंद्र पंचम का जो बेटा था, महेंद्र पंचम का बेटा था, ये बच गया था। ये इसे आप वैसे बिल्कुल समझो जैसे कि गुजरात का वो नहीं था बहादुर शाह, हुमायूं ने उसको जीत लिया। बहादुर शाह जो था भाग गया, द्वीप भाग गया। उसके बाद जैसे ही हुमायूं पलटा, बहादुर शाह ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के फिर से बगावत शुरू कर दी, है ना? तो उसी तरह से श्रीलंका को जीत तो लिया गया, लेकिन श्रीलंका के लोगों के मन को थोड़ी जीता गया। तो जैसे ही राजेंद्र चोल पीछे हटा, बुढ़ापा आया उसका, या ये जैसे ही उत्तर में व्यस्त हुए पांड्यों, चेरों या चालुक्यों के साथ, महेंद्र पंचम के बेटे ने श्रीलंका में फिर से बगावत शुरू कर दी। उसने पूरे दक्षिणी श्रीलंका को जीत लिया, और दक्षिणी श्रीलंका को जीतने के बाद न केवल उत्तरी श्रीलंका में बल्कि तमिलनाडु के आसपास भी चोलों को परेशान करने लगा, यानी कि उसने स्वतंत्रता संग्राम अपना शुरू कर दिया। तो बाद में इसने श्रीलंका से दोस्ती कर ली थी और वहाँ के राजकुमार को अपना दामाद बना लिया था, यानी कि अपनी बेटी का विवाह किससे कर लिया? महेंद्र पंचम के बेटे से, ठीक है ना? आगे चलें। इसने देखो, एक है चीन को दूत किसने भेजे? राजेंद्र चोल फर्स्ट ने, है ना? चीन को दूत किसने भेजे? राजेंद्र चोल फर्स्ट ने, ठीक है ना? प्रीति जी कॉल आ रही है, आने दो। तो ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, इस चीन को दूत किसने भेजे? राजेंद्र फर्स्ट ने। अब नेक्स्ट आता है कि 72 लोगों का, आप एक बार कॉल कर लेना सर को, क्या कह रहे हैं प्रियंका मैडम, सर को कॉल कर लो। आप कहना सर पढ़ा रहे हैं, अगर कोई इमरजेंसी है तो वीडियो रोक के बात कर लेता हूं। इसने 72 सदस्यों का व्यापारिक दल चीन भेजा, यानी कि व्यापारिक मिशन जो था इसने चीन भेजा, जिसमें कितने लोग शामिल थे? 72। सवाल आएगा कि किसने 72 सदस्यों का व्यापारिक दल चीन भेजा, ठीक है? अब कुलोत्तुंग फर्स्ट के बुढ़ापे में
चोल साम्राज्य जो था वो सिकुड़ने लगा था। कुलोत्तुंग फर्स्ट के बुढ़ापे में चोल एम्पायर सिकुड़ने लगा और चोलों का जो विभाजन था वो शुरू हो गया। राजेंद्र थर्ड जो था वो अंतिम चोल था और 13वीं सदी के अंत में पांड्यों ने चोलों को समाप्त कर दिया। देखो चोलों ने किसको समाप्त किया था? पल्लवों को, और लास्ट में चोलों को किसने समाप्त कर दिया? अब पांड्यों ने। मैंने कहा ना कि भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रहने वाली जो शक्ति थी वो पांड्य थी। ये कभी दब जाते थे, कभी उभर जाते थे। क्या कह रहे हैं सर? हाँ जी, अच्छा कोई बात नहीं, चले आगे। नेक्स्ट, अब कुछ एक मैंने शॉर्ट नोट्स यहाँ पर लिखे हैं, ये तो हमने फ्लो में चला, ध्यान रखना। अब पांड्यों ने चोलों को समाप्त कर दिया, पल्लवों को किसने समाप्त किया? चोलों ने, और लास्ट में चोलों को किसने समाप्त कर दिया? पांड्यों ने। ठीक है। राजेंद्र थर्ड जो है आखिरी चोल राजा था, वो 13वीं शताब्दी में ये समाप्त हो गया। ठीक है। 13वीं शताब्दी कौन सी हुई? जब उत्तर भारत में सल्तनत अपने उत्कर्ष पर थी। तो अगर ये एम्पायर ख़त्म ना होता तो शायद दक्षिण पर हमला करता, उत्तर पर हमला भी करता। अच्छा, आप बता सकते हैं कि दक्षिण से उत्तर भारत पर हमला करने वाली पहली पावर कौन थी? उत्तर भारत पर हमला करने वाली दक्षिण से निकलकर पहली शक्ति कौन थी? आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा। सर क्या कह रहे हैं? फ्री होकर कॉल कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू प्रीति जी। आगे चलें। तो अब मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा समराइज किया शॉर्ट में कि वेणी का युद्ध किसने जीता? करिकाल ने। वेणी का युद्ध करिकाल ने जीता। तंजौर किसने जीता? विजयालय ने। ठीक है, वो सब मैंने बढ़ा रखा है यहाँ पर, उसी को समराइज कर दिया है। वेणी का युद्ध करिकाल ने जीता, तंजौर विजयालय ने जीता। तोंडेमंडल जो है पल्लवों से किसने जीता? आदित्य फर्स्ट ने। लेकिन ये किससे हार गया? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण थर्ड से ये हार गया। फिर राजा फर्स्ट का कौन सा अभिलेख है? तंजौर अभिलेख। तंजौर अभिलेख में राजा फर्स्ट का गुणगान मिलता है। क्या कहता है कि इसने उत्तरी श्रीलंका, मदुरै पांडव से, त्रिवेंद्रम जीता, त्रिवेंद्रम में चोर नेसाना को हराया, पश्चिमी गंगों को हराया, पश्चिमी चालुक्यों को हराया और मालदीव को भी इसने हरा दिया। ठीक है ना। राजेंद्र फर्स्ट का जो करंदे दान पत्र लेख है वो क्या कहता है? इसने सिंगली राजा महेंद्र पंचम को हराया, पाल राजा महिपाल को हराया, श्रीलंका को हराया। श्रीलंका का तो एक्चुअली विलय हो गया, केरल में चेरों का विलय हो गया, कर्नाटक में पश्चिमी चालुक्यों को इसने धोया, कलिंग को धोया, उड़ीसा का में जो कलिंग का शक्तिशाली राजवंश था उसको भी इसने हरा दिया। पांड्यों और पल्लवों को तो विलय कर लिया। ठीक है, पूरी तरह से विलय हो गया। कुलोत्तुंग फर्स्ट कौन था? पहला चोल चालुक्य राजा था, और राजेंद्र थर्ड जो था वो अंतिम चोल राजा था। तो जो अभी मैंने आपको पढ़ाया उसी को मैंने समराइज कर दिया। वन लाइनर क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं। मैं आपको इसके वन लाइनर भी बताऊंगा अलग से। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दूंगा, नोट्स नहीं दूंगा, मैं आपको यहीं लिख के दिखाऊंगा इसके बहुत शॉर्ट वन लाइनर। ठीक है, आगे चलें। आदित्य फर्स्ट जो था वो शैव था। ठीक है, जय आदित्य फर्स्ट जो शिव जी को मानते हैं, शिव जी की उपासना करें वो शैव है ना, जो विष्णु भगवान विष्णु की उपासना करें वो वैष्णव। ठीक है, तो आदित्य फर्स्ट शैव था। एक तमिल कवि हैं जयंगोनदार, ये कुलोत्तुंग फर्स्ट के राजकवि थे। तमिल कवि हैं जयंगोनदार, कुलोत्तुंग फर्स्ट के राजकवि हैं। आ जाता है कभी कभी। इन्होंने तमिल भाषा में बुक लिखी है कलिंगत्तुपर्णी इन्होंने तमिल भाषा में बुक लिखी है। कंबन कुलोत्तुंग थर्ड का दरबारी कवि था। कंबन रामायण सुना है ना, तमिल भाषा में पहले जो कंबन रामायण है, जानते हैं ना। खैर अभी बताता हूँ। कंबन जो हैं किसके दरबारी कवि थे? कुलोत्तुंग थर्ड के। कंबन का जो समय है वो तमिल साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल किसके समय कहते हैं प्रियंका? एनीवन? कुछ नहीं आता तुम्हें? आप लोग कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन लिखो, अभी बताऊंगा तुम्हें। आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं देखना चाह रहा हूँ कोई मेरी वीडियो देख भी रहे हैं, और देख रहे हैं तो ध्यान से देख भी रहे हैं। अगर कमेंट करता है कोई बच्चा तो पता चलेगा। चलो गूगल सर्च करके बता दो तुम। ठीक है, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आगे अभी बताऊंगा आपको। तो तमिल साहित्य का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? कंबन के समय को। तो कंबन किसके दरबार में था? कुलोत्तुंग थर्ड का। तो इसने तमिल साहित्य का स्वर्णकाल किसका समय हो गया? कुलोत्तुंग थर्ड का। ध्यान रखना भाई, कंबन का समय तमिल साहित्य का स्वर्णकाल है, तो ये किसके दरबार में थे? कुलोत्तुंग थर्ड के। तो उन्हीं का समय हो गया तमिल साहित्य का स्वर्णकाल। ठीक है, तो कंबन रामायण जो है, कंबन ने जो रामायण लिखी है उसे तमिल गौरव ग्रंथ कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे थोड़ी कलेक्टर बन जाओगे, ये भी याद करना पड़ेगा। हिस्ट्री के नाम पर आपने 1857 का विद्रोह रटा, स्थायी बंदोबस्त रटा, है ना, और सल्तनत मुगल रट लिया, और सल्तनत मुगल में भी उनका लिटरेचर पढ़ा नहीं, है ना, और थोड़ा सा कांग्रेस की स्थापना से लेकर के असहयोग आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद हाँफने लगे, है ना, जैसे तैसे डांडी मार्च तक पहुंच गए। अब हिस्ट्री मेरी क्लियर, वाह हिस्ट्री क्लियर है मेरी। आ रहे हो यार, तो यूं निकाल दूंगा, यूं, है ना, मैं निकाल के तो दिखा। तो ऐसी थोड़ी कलेक्टर बना देगा तुम्हें यूपीएससी, ये सब याद करना पड़ेगा। और फिर मेंस में इसको फ्लो में लिखना पड़ेगा पूरा।
पीसीएस तो देखा सब्जेक्ट खत्म हो गया, लेकिन बेटा ये सब लॉबली पॉप्स हैं कि सब्जेक्ट खत्म हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट का पेपर अलग से खत्म हो गया, लेकिन जो जीएस में आप जो पेपर देने जा रहे हो ना 3-4 यूपी पीसीएस में भी, वो सब्जेक्ट ही है, वो सब्जेक्ट ही पढ़वा रहा आपसे, वो आपसे सब्जेक्ट ही पढ़वा रहा है ना। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखे, हल्का नहीं पढ़ना है ना, और हल्का पढ़ना डर लग रहा है तो चुपचाप मोमो का ठेला लगा लो। ठीक है, आगे चलें। जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि किसकी बुक थी? तिरुकुद, हाँ सुन, तिरुकुद देवर की। जीवक चिंतामणि किसकी बुक थी? ये तिरुकुद देवर की। ठीक है ना। तिरोंडपूर्णम शेखर की थी। तमिल भाषा व साहित्य का स्वर्णकाल, देखो ये चोल काल जो है तमिल भाषा तमिल साहित्य का स्वर्णकाल है, दक्षिण भारत का स्वर्णकाल है, द्रविड़ स्थापत्य कला, मूर्ति कला, मंदिर कला का स्वर्णकाल है, दक्षिण के एकीकरण का स्वर्णकाल है। अब यही जो है शैव धर्म, वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का काल है दक्षिण भारत में। इनकी जो नौसेना थी वो सर्वकालिक रूप से सर्वश्रेष्ठ नौसेना थी। नौसेना के दम पर ही इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया था, नौसेना के दम पर भी इन्होंने व्यापार पर कब्जा कर लिया था, और उस पैसे से ही इन्होंने अनेक मंदिर महल बनाए थे। ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी किसकी झील बन गई थी? चोलों की झील बन गई थी। और बंगाल की खाड़ी को चोल झील किसने बनाया था? राजेंद्र चोल फर्स्ट ने। ठीक है ना। दक्षिण पूर्वी एशिया इन्होंने जीता, अंडमान निकोबार इन्होंने जीत लिया, शैलेंद्र वंश पर इन्होंने विजय पाई, और ये जाने जाते हैं खास करके अपने प्रशासन और खास करके उसमें जो इन्होंने स्थानीय शासन को जो स्वायत्तता दी उसके लिए जाने जाते हैं। इसके लिए मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। दक्षिण में पहली बार जो राजनीतिक एकता की वो इन्होंने ही की, लेकिन दिक्कत ये है कि देवदासी प्रथा, दास प्रथा इनके समय में भी चलती रही। शैव इनके समय में आपस में लड़ते थे, एक अपने आप को कहते थे दक्षिण बाहु और एक कहते थे इलंगे बाहु। ठीक है, ओके। फिर मैंने यहाँ लिखा है आदित्य फर्स्ट शैव था, ये थोड़ा रिपीटेशन हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, राजा फर्स्ट भी शैव था। इसने लंका में एक शिव मंदिर बनाया था, लंका को जीतने के बाद इसने शिव मंदिर बनाया था लंका में। राजा फर्स्ट का टाइटल है चोल नारायण। गंगे कौंचोलपुरम शहर किसने बसाया, टाइटल किसने लिया, और उस शहर को राजधानी किसने बनाया? राजेंद्र चोल फर्स्ट ने। ठीक है ना। अब ये गंगे कौंचोलपुरम कहाँ पर है? तिरुचिरापल्ली जिला तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में है। विजयालय ने तंजौर को कैपिटल बना, विजयालय ने किसको राजधानी बनाया? तंजौर को। और परांतक फर्स्ट का टाइटल क्या है? मदुरै कोण। जब इसने मदुरै को जीता, पल्लव को जीता, मैंने बताया ना पल्लवों को खत्म कर दिया था इसने। ठीक है ना। परांतक फर्स्ट ने पल्लवों को मिटाया, और पल्लवों की राजधानी क्या थी? मदुरै। तो मदुरै को हराने के बाद इसने कौन सा टाइटल लिया? मदुरै कोण। और गंगा घाटी का अभियान करने के बाद राजेंद्र फर्स्ट ने क्या टाइटल लिया? गंगे कौंचोलपुरम। ठीक है ना, समझ गए। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, वीडियो का ये पार्ट ख़त्म हो रहा है, अभी बहुत कुछ बचा है चोल एम्पायर में। इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी सोशल जो रिफॉर्म्स थे वो, इसके अलावा इनकी जो इकोनॉमी है वो, और सबसे बेहतर सबसे ऊपर द्रविड़ स्थापत्य कला। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के हम मुंतज़िर हैं। थैंक यू।